अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू आवर चैनल। इससे पहले जो है हमने एंजाइम को सबसे पहले उसको वन शॉट में कवर किया, फिर सेल चैप्टर को हमने दो वन शॉट लेक्चर में कंप्लीट किया। तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंजाइम वन शॉट का और इसके अलावा जो सेल चैप्टर है उसका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप जानें कि इस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हम क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले तो हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर इसके बाद जो है बायोकेमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे। बायोकेमिकल रिएक्शंस के बाद जो है हम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, लाइक ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ये हम पढ़ेंगे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। इसके बाद जो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर का क्या इम्पोर्टेंस है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन वगैरह वगैरह, ये हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद जो है कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट होगा, जिसमें हम मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर जो है प्रोटीन को डिटेल में स्टडी करेंगे और इसमें जो है अमाइनो एसिड वगैरह। और इसके बाद जो है लिपिड को भी जो है बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लिपिड की जो क्लासिफिकेशन है उसको भी करेंगे और इन द एंड वी विल डिस्कस द न्यूक्लिक एसिड। सो इस चैप्टर में हम बेसिकली ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो यहाँ पर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हम किसे कहते हैं जनाब? व्हाट आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल? आप मुझे बता सकते हैं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या है? शाबाश। सो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि मॉलिक्यूल्स which are present in living organisms, molecules which are present in living organisms in living organisms, वो मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन मॉलिक्यूल्स को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे मॉलिक्यूल है, लेकिन उसमें जो मेन है वो है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो हम इसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में स्टडी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो लिपिड्स हैं, तो हम लिपिड्स के बारे में स्टडी करते हैं। लिपिड्स इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो प्रोटीन है, तो हम प्रोटीन के बारे में स्टडी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो न्यूक्लिक एसिड है, तो हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में स्टडी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो वाटर है, तो हम वाटर के बारे में स्टडी करते हैं। सो वो बेसिकली वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सो मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इसको जो है हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को जो है हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, इस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी को जो है हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन मॉलिक्यूल्स को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म की तरफ। कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म तो आप जानते होंगे, आपको सेल चैप्टर में मैंने पढ़ाया है कि प्रोटोप्लाज्म हम कैसे कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो है हम कहते हैं न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, इन दोनों को कलेक्टिवली हम जो है वो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सो अब ये प्रोटोप्लाज्म किस से बना है ये हम पढ़ेंगे। हमारे पास जो टोटल एलिमेंट्स है वो 118 एलिमेंट्स है। टोटल 118 एलिमेंट्स है। उसमें जो है 92 जो है वो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, नेचुरल एलिमेंट्स है, नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स है 92। इन 92 में जो है 25 एलिमेंट्स जो है आर फाउंड
इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके पास जो है टोटल 118 एलिमेंट्स है, उसमें 92 नेचुरल है, उस 92 में 25 जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं। इस 25 में जो है हमारे पास 16 एलिमेंट्स जो है वो ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि ह्यूमंस में 16 जो है वो एलिमेंट्स है जो कि मौजूद होते हैं ह्यूमंस में। तो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स है? 118, उसमें 92 नेचुरल है, उस 92 में 25 जो है वो आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट मिलेगा, लाइक प्लांट के अंदर कुछ और हो गए, बैक्टीरिया के अंदर कुछ और हो गए, उसमें जो 16 है वो ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उस एलिमेंट्स को हम जो है वो बायो एलिमेंट्स कहते हैं। जो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो एलिमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब ह्यूमंस की हम बात कर लेते हैं कि ह्यूमन का जो प्रोटोप्लाज्म है, ह्यूमन का जो सेल है, उनमें कौन कौन से बायो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। सो जनाब मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो ह्यूमन है उनमें कितने बायो एलिमेंट्स होते हैं? 16 बायो एलिमेंट्स होते हैं। ह्यूमंस के अंदर 16 बायो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो 16 बायो एलिमेंट्स है इसको हमने क्लासिफाई किया है 2 क्लासेस में, मेजर बायो एलिमेंट्स एंड माइनर बायो एलिमेंट्स। मेजर बायो एलिमेंट्स हम उन बायो एलिमेंट्स को कहते हैं कि ये मतलब कि जो मेजर बायो एलिमेंट्स है ये हमारे जो ह्यूमन है उसको 99% बनाता है, मतलब कि हमारे 99% बॉडी जो है ये मेजर एलिमेंट से बने, और जो माइनर है ये 1% प्रेजेंट होता है। अब मेजर बायो एलिमेंट्स कौन कौन से है? मेजर बायो एलिमेंट जो है वो कौन कौन से हैं? मेजर बायो एलिमेंट जो है वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये हमारे पास जो है वो मेजर एलिमेंट्स है। माइनर जो है वो कौन कौन से हैं? माइनर जो है वो है मैग्नीशियम, माइनर जो है वो है सोडियम, माइनर हमारे पास है क्लोरीन, माइनर हमारे पास है पोटाशियम, माइनर हमारे पास है सल्फर, इसके अलावा जो है मैंगनीज है, इसके अलावा जो है कपर है, इसके अलावा जो है वो आयरन है एंड जिंक। हमारे पास जो मेजर बायो एलिमेंट्स है वो कौन कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। माइनर जो बायो एलिमेंट्स है वो है मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फर, सोडियम, पोटाशियम, मैंगनीज, कपर, आयरन, जिंक। जो माइनर बायो एलिमेंट्स है ये बॉडी को 1% बनाता है, जो मेजर बायो एलिमेंट्स है वो बॉडी को 99% बनाता है। सो दीज आर द कंपोजिशन ऑफ एनिमल सेल। एनिमल जो प्रोटोप्लाज्म है उसका कंपोजिशन ये है। ठीक है जी। नाउ हम आते हैं, और यहाँ पर एक और टॉपिक डिस्कस किया गया है इस कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म में कि बायोमॉलिक्यूल्स परसेंटेज कंपोजिशन। बायोमॉलिक्यूल्स परसेंटेज कंपोजिशन, बायोमॉलिक्यूल्स परसेंटेज कंपोजिशन in bacterial cell and mammalian cell यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि जो बैक्टीरिया सेल है और जो मेमेलियन सेल है इसमें जो है वो उसके जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें कितने परसेंट जो है ये बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट है, वाटर कितना परसेंट है, लिपिड कितना परसेंट है। मतलब कि यहाँ पर हम जो है वो लेंगे बैक्टीरियल सेल और यहाँ पर हम लेंगे मैमल सेल। और यहाँ पर हम जो है वो लेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं वाटर को,
वाटर को अगर हम देखें तो बैक्टीरिया के अंदर 70% मौजूद होता है और जो मैमल होता है उसके अंदर भी 70% प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट यू हैव प्रोटीन। प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर 15% होता है और मैमल के अंदर 18% होता है। कार्बोहाइड्रेट मैमल के अंदर बैक्टीरिया के अंदर 3% होता है और मेमेलियन सेल के अंदर 4% होता है। लिपिड जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर 2% होता है और जो मेमेलियन सेल है इसके अंदर 3% होता है। नेक्स्ट डीएनए। डीएनए इसके अंदर 1% है बैक्टीरिया के अंदर और मैमल सेल के अंदर 0.25% है। नेक्स्ट वी हैव आरएनए। आरएनए जो है वो बैक्टीरिया के अंदर 6% है और मेमेलियन के अंदर 1.1% है। इसके अलावा एंजाइम्स, हार्मोन्स, आयंस वगैरह वगैरह ये बैक्टीरिया के अंदर 2% है और मैमल के अंदर भी 2% है। फिर जो है वो इनऑर्गेनिक आयंस वगैरह जो है वो इस बैक्टीरिया के अंदर 1% है और मैमल के अंदर भी 1% है। सो ये आपको याद आने चाहिए। इसके ऊपर जो है एमसीक्यूज बन सकता है, कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल एंड मेमेलियन सेल। सो ये हमने आपको डिस्कस किया कि वाटर कितना होता है, प्रोटीन कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट कितना होता है। सो यहाँ पर ये भी डन हो गया है। सो नेक्स्ट वी हैव इस पर इस तरह एमसीक्यूज आ जाएंगे कि मैं आपको अगर एक एमसीक्यूज बताऊँ, इस पर इस तरह एमसीक्यू आएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन सेल ऑफ मैमल सेल ऑफ मेमेलियन सेल। मेमेलियन सेल जो है इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसका अमाउंट कितना है। सो आपको ऑप्शन ए दिया जाएगा 3%, ऑप्शन बी आपको दिया जाएगा 2%, ऑप्शन सी आपको दिया जाएगा 1.1% और ऑप्शन डी आपको दिया जाएगा 4%। सो यहाँ पर आप पास करें और मुझे बताएं कि कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट कितना है मेमेलियन सेल के अंदर। सो आई होप आपने बताया होगा कमेंट में। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो मेमल के अंदर 4% है। सो योर करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। सो इस तरह एमसीक्यू इस पर जो है आते हैं। इस तरह आपके पास एमसीक्यूज आ जाएगा कि अमाउंट ऑफ लिपिड इन सेल ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर लिपिड की अमाउंट कितना है। सो आप यहाँ पर जाए बैक्टीरियल सेल में और जो है वहाँ पर जो है लिपिड को देखे तो 2% है। सो इस तरह एमसीक्यूज इस पर आते हैं। सो नाउ वी आर मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमारा हो गया कंप्लीट एंड नाउ वी आर शिफ्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक। वी हैव द बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो जनाब बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। सबसे पहले आप जो है मुझे बताए कि व्हाट आर बायोलॉजिकल रिएक्शन। बायोलॉजिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं। सो बायोलॉजिकल रिएक्शंस those reactions which occur in living organisms। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शंस को हम बायोलॉजिकल रिएक्शंस कहते हैं। इस बायोलॉजिकल रिएक्शंस में हमारे पास मोनोमर जो है वो कंबाइन होकर पॉलीमर बनाएगा, या तो जो पॉलीमर है वो डिकम्पोज होकर मोनोमर बनाएगा। बायोकेमिकल रिएक्शंस में यही दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है। या तो मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म पॉलीमर और पॉलीमर स्प्लिट्स इनटू मोनोमर्स। ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस में होता है। अब सबसे पहले आप मुझे बताएं कि मोनोमर किससे कहते हैं। मोनोमर जो है हम किससे कहते हैं। स्मॉल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स
small biological molecules are called monomers. या इसको हम यूनिट्स भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल मुझे बताए शाबाश। इसकी एग्जांपल है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। इसकी एग्जांपल है अमीनो एसिड वगैरह वगैरह। सो इसको हम मोनोमर्स कहते हैं। व्हाट आर पॉलीमर्स? लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो लार्ज होते हैं, उन लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम पॉलीमर्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? प्रोटीन है। इसकी एग्जांपल क्या है? लिपिड है। इसकी एग्जांपल क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इसकी एग्जांपल न्यूक्लिक एसिड है। सो पॉलीमर्स आर लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। नाउ हमारे पास जो बायोलॉजिकल जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है उसको हमने क्लासिफाई किया है। बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस है उसको हमने क्लासिफाई किया है into two classes: biological molecules, biochemical reactions, biochemical reactions। इसको हमने क्लासिफाई किया है टू क्लासेस में। एक हमारे पास होता है कंडेंसेशन और दूसरा हमारे पास होता है हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले कंडेंसेशन से स्टार्ट करते हैं। कंडेंसेशन से स्टार्ट करते हैं। कंडेंसेशन। So how we can define condensation? What is condensation? कंडेंसेशन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? तो सबसे पहले कंडेंसेशन जो है इसको हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। कंडेंसेशन को हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। कंडेंसेशन को हम जो है वो पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। पॉलीमराइजेशन। ये अदर नाम है कंडेंसेशन को। सो कंडेंसेशन जो है इट इज़ आल्सो नोन एज डिहाइड्रेशन और पॉलीमराइजेशन। इसको हम डिहाइड्रेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है वाटर जो है वो रिमूव होता है। यहाँ पर वाटर जो है वो रिमूव होता है। सो इसलिए इसको हम कंडेंसेशन भी कहते हैं। इसको हम पॉलीमराइजेशन क्यों कहते हैं? पॉलीमराइजेशन इसलिए हम इसको कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो पॉलीमर बनता है। यहाँ पर जो है वो पॉलीमर बनता है, इसलिए इसको हम पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। सो हम किस तरह इसको डिफाइन कर सकेंगे? कंडेंसेशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? सो कंडेंसेशन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि कंडेंसेशन जो है वो प्रोसेस है। कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो है हमारे पास वाटर जो है वो रिमूव होता है। प्रोसेस इन विच वाटर इज रिमूव फ्रॉम मोनोमर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोनोमर यहाँ पर वाटर रिमूव हुआ, तो इसलिए इसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। टू फॉर्म पॉलीमर, वाटर क्यों रिमूव करते हैं? ताकि पॉलीमर बन जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलीमर बनता है, तो इसलिए इसको हम पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। सो वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास मोनोमर से वाटर रिमूव करे और पॉलीमर बन जाए, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ कि ये हमारे पास एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है, इससे हम वाटर को रिमूव करेंगे, इससे जो है वो पॉलीमर बन जाएगा। सो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ, हमारे पास अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड का फार्मूला ये होता है NH2। यहाँ पर जो है वो कार्बन, यहाँ पर R ग्रुप अल्काइल ग्रुप और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर जो है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर OH। ये एक अमीनो एसिड होता है। इसी तरह एक और अमीनो एसिड भी होता है जो कि अमीनो एसिड मैंने आपको कहा है कि मोनोमर है। तो ठीक है, यहाँ पर एक और अमीनो एसिड मोनोमर अमीनो एसिड आया। सो HC डबल बॉन्ड OH।
सो ये हमारे पास दो मोनोमर है। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि ये जो अमीनो एसिड है इससे हम ये OH रिमूव करते हैं और इससे ये H रिमूव करते हैं, मतलब कि H2O रिमूव हुआ। तो जब हम इसको रिमूव करते हैं तो ये इस तरह बन जाएगा, ये तो अपनी जगह पर रह जाएगा, NH2 अपनी जगह पर रह जाएगा, NH2। यहाँ पर जो है कार्बन R ये भी अपनी जगह पर रह जाएगा, यहाँ पर H भी अपनी जगह पर यहाँ पर रह जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर अपनी जगह पर। यहाँ से हमने OH को रिमूव किया है तो ये इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा क्योंकि यहाँ पर ये रिमूव हो गए हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर H, और ये H तो हमने रिमूव किया है ना, तो ये H सिर्फ रह जाएगा और कार्बन R बाकी अपनी जगह पर आ जाएगा। और जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH। सो दिस इज़ द प्रोटीन, दिस इज़ द प्रोटीन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमीनो एसिड से हमने वाटर रिमूव किया और पॉलीमर यानी कि प्रोटीन बनाया, तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि हमारे पास मोनोमर और पॉलीमर, अगर हम मोनोसेकेराइड से वाटर को रिमूव करें तो इससे जो है वो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। अगर हम मोनोमर अमीनो एसिड से वाटर रिमूव करें जो कि मैंने आपको अभी बताया, तो इससे प्रोटीन पॉलीमर बनता है। अगर हम न्यूक्लियोटाइड आगे हम पढ़ेंगे ये सब, इससे अगर वाटर को रिमूव करें तो इससे न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। सो ये हमारे पास कंडेंसेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हाइड्रोलिसिस। द नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस इसका उल्ट प्रोसेस है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस को सबसे पहले हम इसको हाइड्रेशन भी कहते हैं। हाइड्रोलिसिस को हम मोनोमराइजेशन भी कहते हैं, मोनोमराइजेशन। अब हाइड्रेशन क्यों कहते हैं, यहाँ पर इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर वाटर जो है वो ऐड होगा, वहाँ पर वाटर जो है वो रिमूव होता था तो इसलिए इसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। यहाँ पर जो है वाटर ऐड होगा तो इसलिए इसको हम हाइड्रेशन भी कहते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारे पास मोनोमर बनेगा तो इसलिए हम इसको मोनोमराइजेशन कहते हैं। वहाँ पर जो है वो पॉलीमर बनता है तो उसको हम पॉलीमराइजेशन कहते थे। सो इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, हाउ वी विल डिफाइन द हाइड्रोलिसिस। सो हाइड्रोलिसिस वो प्रोसेस है, प्रोसेस in which water यानी कि H2O is added to polymer to form monomer। इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। मतलब कि हमारे पास एक पॉलीमर होगा, उस पॉलीमर में जो है वो आप वाटर ऐड करेंगे, इससे जो है वो मोनोमर बनेगा। एक जितने भी मोनोमर से वो पॉलीमर बनेगा उतना ही मोनोमर बनेगा। सो इस प्रोसेस को हम जो है वो हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास प्रोटीन है, उसका स्ट्रक्चर मैंने ऊपर कंडेंसेशन में बनाया था तो यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर हम वाटर को ऐड करेंगे, तो वहाँ पर हमने रिमूव किया, यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर इससे मोनोमर मतलब कि अमीनो एसिड बन जाएगा। वहाँ पर आप देख सकते हैं कंडेंसेशन में जो है हमने जो है अमीनो एसिड में वाटर ऐड किया, दो अमीनो एसिड में हमने वाटर ऐड किया तो इससे प्रोटीन में, यहाँ पर हम अमीनो एसिड से वाटर को रिमूव करेंगे पॉलीमर से यानी कि प्रोटीन से वाटर रिमूव करेंगे, इससे अमीनो एसिड एक मोनोमर बनेगा। सो ये हमारे पास हाइड्रोलिसिस है। नाउ अब आते हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स की तरफ। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हमारे जो है वो दो टॉपिक्स हो गए, ठीक है। नाउ वी आर मूव टू कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो जनाब कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स को आप किस तरह डिफाइन करेंगे, शाबाश। Conjugated molecules, molecules that is formed by the combination of two different polymers. Molecules which are formed by combination of two polymers, of two different polymers। अब ये क्या हो गया सर,
यहाँ पर जो है ये हो गया कि वहाँ पर तो मोनोमर मोनोमर कंबाइन होते थे, पॉलीमर बनता था। कंडेंसेशन में जो है वो मोनोमर मोनोमर कंबाइन होता था, उससे पॉलीमर बनता था। यार अभी पॉलीमर को कंबाइन करना है, यस, यहाँ पर पॉलीमर और पॉलीमर कंबाइन हो जाते हैं और इससे हमारे पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स बन जाता है। तो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स है जो कि बनता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीमर। आप मुझे बता सकते हैं कि जो लिपिड है वो पॉलीमर है या कि मोनोमर है? यस, ये पॉलीमर है जी। क्यों? इसके अलावा प्रोटीन ये पॉलीमर है या मोनोमर है? यस सर, ये तो पॉलीमर है। ठीक है जी। तो इसको कंबाइन करो तो इससे बन जाता है ग्लाइको सॉरी 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 इससे बन जाता है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो पॉलीमर से बना है, तो इसलिए इसको हम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बनते हैं बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉलीमर्स। इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, ग्लाइको ग्लाइकोप्रोटीन ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉलीमर यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बना है। ग्लाइकोलिपिड ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉलीमर यानी कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से बना है, इसलिए ये हमारे पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। लिपोप्रोटीन ये हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉलीमर यानी कि लिपिड और प्रोटीन से बना है, तो इसलिए इसको हम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियोप्रोटीन, यस सर, ये हमारे पास दो पॉलीमर से बना है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, इसलिए इसको हम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉलीमर से बना हो, उसको हम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना और फर्स्ट कंजुगेटेड मॉलिक्यूल जो कि हमारे पास है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन। सो जनाब, लिपोप्रोटीन नाम से जाहिर है कि वो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल जो कौन कौन से पॉलीमर से बना हो, लिपिड और प्रोटीन, इसको हम लिपोप्रोटीन कहते हैं। तो ये हमारे पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। और यहाँ पर इससे इस तरह एमसीक्यूज आ जाए और आएगा भी, और आप फिर जो है वो मुझे कहेंगे कि यस सर, ये तो आया था कि ये प्रेजेंट होता है, इस पर एमसीक्यूज आता है। ये तो आसान है कि लिपोप्रोटीन क्या है, कि डिफिनीशन थोड़ी नहीं आएगा कि लिपोप्रोटीन जो है व्हाट इज डिफाइन लिपोप्रोटीन, इस तरह एमसीक्यूज आ जाएगा। लिपिड जो लिपोप्रोटीन है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सो लिपोप्रोटीन जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। यस सर, ये तो पढ़ा था, कहीं सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था। यस सर, तो ये सेल मेम्ब्रेन में जो है मौजूद होता है। और अदर टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, अदर टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, अदर टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, इसके अलावा जितने भी और मेम्ब्रेन हैं उसके अंदर हमारे पास लिपोप्रोटीन होता है। सो लिपोप्रोटीन जो है ये क्या है? ये वो जो है कंजुगेट मॉलिक्यूल है जो लिपिड और प्रोटीन से बना है। ये प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन और अदर टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन के अंदर। एमसीक्यूज यही इससे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं हमार नेक्स्ट कंजुगेट मॉलिक्यूल जो कि हमारे पास है न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन को डिफाइन करें? यस सर, कर सकते हैं, ये तो इजी है। न्यूक्लियोप्रोटीन वो पॉलीमर है और वो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है जो कि कौन कौन से पॉलीमर से बना है? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, इसको हम न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। ठीक है जी। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये आपको याद आना चाहिए कि ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन है ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर? ये प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के अंदर। यस सर, क्रोमोसोम को पढ़ा है कि क्रोमोसोम जो है वो तो डीएनए और क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन से बना है, हिस्टोन प्रोटीन जो हमने पढ़ा था कि उससे बना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बना है, मतलब कि न्यूक्लियोप्रोटीन, डीएनए जो है न्यूक्लिक एसिड है ना, तो न्यूक्लियोप्रोटीन जो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके अलावा राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। यस सर, राइबोसोम के अंदर किस तरह प्रेजेंट होता है? यार राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है, आपने पढ़ा है कि राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बना है। सो आरएनए न्यूक्लिक एसिड है और जो प्रोटीन है वो हमारे पास प्रोटीन है। सो न्यूक्लियोप्रोटीन ये राइबोसोम और क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट वी हैव द ग्लाइकोप्रोटीन।
ग्लाइकोप्रोटीन। नंबर 3 जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है वो है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। सो ग्लाइकोप्रोटीन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है जो कि कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन से बना हो, उस कंजुगेटेड मॉलिक्यूल को हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये प्रेजेंट होता है ब्रेन के अंदर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर। यस सर, सेल मेम्ब्रेन के तो अंदर ही तो प्रेजेंट होता है। आपने पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन हैज टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। सो ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो ब्रेन के अंदर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। और चौथा जो लास्ट यहाँ पर हमारे बुक में मेंशन है, हमारे सिलेबस में मौजूद है, वो द लास्ट वन जो कि हमारे पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, इससे हम फिर खलास हो जाएंगे, वो है ग्लाइकोप्रोटीन। ओ सॉरी, ग्लाइकोप्रोटीन, सॉरी यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन को तो हमने पढ़ा, सॉरी। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। ब्रेन के अंदर जो है वो लिपोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। सॉरी, यहाँ पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। सो जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो कहाँ पर होता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा ये प्रेजेंट होता है एग एल्बुमिन के अंदर। एग एल्बुमिन के अंदर, ये आपने याद रखना है। और जो ग्लाइकोलिपिड है ये किस किस से बना है? ये बना है कार्बोहाइड्रेट से और लिपिड्स से। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है ब्रेन के अंदर, और ये प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सो ये हमारा हो गया जी कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स के। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या है? कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या है ये तो हो गया। टेक जी, यहाँ पर कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी हो गया है। नाउ वी आर गोना टू शिफ्टिंग आवर नेक्स्ट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। बियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। यार ये पानी क्यों पीते हैं यार, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? ये पढ़ते हैं बियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। अगर हम वाटर ना पिए तो क्या होगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मर जाओगे, ठीक है जी, और कुछ भी नहीं होगा। सो बियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर का क्या बियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, तो इसको देख लेते हैं। तो आपने तो एक लफ्ज़ सुना होगा, आपने तो एक वर्ड सुना होगा, एक सेंटेंस तो सुना होगा कि वाटर इज द मोस्ट abundant, वाटर is a most abundant biological molecule। आपने तो ये सुना होगा कि व्हाट इज द मोस्ट abundant biological molecule इन सेल। सेल के अंदर सबसे मोस्ट abundant biological molecule कौन होता है? वाटर होता है। किस तरह जी? मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया जो सेल है, अभी बताया था कि बैक्टीरिया जो सेल है इसके अंदर वाटर 70% होता है। मैमल जो है इसके अंदर भी वाटर जो है वो 70% होता है। सो वाटर जो है मोस्ट abundant biological molecule है। तो ये मोस्ट abundant है तो इसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस तो होगा ना, तो वही तो हम पढ़ेंगे। सो वाटर इज द मोस्ट abundant biological molecule। हमारे पास आप फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल नीड 70% टू 90%। मोस्ट ऑफ द सेल, जितने भी ज़्यादातर सेल जो है वो प्रॉपर फंक्शन तब कर सकते हैं जब उसके अंदर 70 से लेकर 90% तक वाटर हो। यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म विल स्टॉप, प्रोटोप्लाज्म विल stop working, functioning, stop working if a water level in cell below 10%। अगर वाटर लेवल जो है सेल के अंदर 10% से कम हो जाए तो जो सेल है, जो प्रोटोप्लाज्म है, वो अपना काम नहीं कर सकेगा। जब काम नहीं कर सकेगा तो वो तो डेड हो जाएगा ना।
तो इसलिए तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हम पढ़ते हैं, तो इसलिए तो वाटर जो है वो इम्पोर्टेंस है। अगर मैं कहूँ कि जो कार्टिलेज है उसके अंदर जो एवरेज परसेंटेज ऑफ वाटर होता है वो कितना होता है, 41%। बोन के अंदर जो है वो वाटर 20% होता है। ब्लड के अंदर जो वाटर है वो 88% होता है। और जो ब्रेन सेल है उसके अंदर 85% होता है। और मोस्ट जो सेल है, ज़्यादातर जो सेल है उसके अंदर 70% होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ सेल है जिसमें वाटर की मकदार कम है, लेकिन ज़्यादातर जो सेल है उसके अंदर जो है 50% से तो बहुत तो है। तो इसलिए जो है वाटर जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जिससे हम जो है वाटर की इंपॉर्टेंस पढ़ सकेंगे। सो सम प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, सम प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। सबसे पहले जो है वो है पोलर नेचर ऑफ वाटर। पोलर नेचर ऑफ वाटर। पोलर नेचर ऑफ वाटर। वाटर जो है हमारे पास पोलर होता है। वाटर जो है ये पोलर होता है। क्यों पोलर होता है? ड्यू टू पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और ड्यू टू पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन। ये हमारे पास वाटर होता है, इस वाटर में इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो ये पोलर है, इस वजह से जो है वो वाटर जो है वो पोलर होता है। ड्यू टू दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स ऑफ वाटर आर बॉन्डेड टू ईच अदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वाटर है, ऑक्सीजन, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होता है और एक हाइड्रोजन अटैच होता है। इसी तरह मेरे पास एक और वाटर है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। मेरे पास एक और वाटर है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब आप जानते हैं कि इस ऑक्सीजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है सॉरी, और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इस वजह से जो है वाटर जो है वो पोलर होता है, सॉरी नेगेटिव है ऑक्सीजन पर। तो इस पोलर, इस दो पोल्स की वजह से, इस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से जो वाटर है ये एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। ठीक है जी, ये जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। सो ये पोलर नेचर ऑफ वाटर, वाटर जो है वो पोलर होता है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है वाटर का वो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर का जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यहाँ पर आप नोट करें कि जनाब ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर, चूंकि वाटर पोलर है, मैंने आपको अभी पढ़ाया पहला प्रॉपर्टी कि वाटर पोल है। ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर इट डिजॉल्व ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड देयरफॉर वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मैंने क्या कहा? ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर, आपको पता है कि वाटर जो है वो पोलर है। इस पोलर नेचर ऑफ वाटर की वजह से ये ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, तमाम सब्सटेंसेस, ज़्यादातर सब्सटेंसेस उसको जो है वो डिज़ॉल्व कर सकता है। इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट क्या किसे कहते हैं? सॉल्वेंट वो से कहते हैं जो किसी सॉल्यूट्स को डिज़ॉल्व करे, दूसरे सब्सटेंसेस को डिज़ॉल्व करे। तो अगर वाटर भी एक सॉल्वेंट है तो ये ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स को जो है वो
डिज़ॉल्व करता है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। यूनिवर्सल के मतलब क्या है? मतलब ये है कि सारा जो जितने भी सब्सटेंसेस है यूनिवर्सल, इस यूनिवर्स में जितने भी सब्सटेंसेस है ऑलमोस्ट सारे को जो है उसको वाटर जो है डिज़ॉल्व कर सकता है। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, इट इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट्स इस यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसका क्या फ़ायदा है? सो ड्यू टू दिस यूनिवर्सल सॉल्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, इस यूनिवर्सल सॉल्वेंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की वजह से वाटर जो है फैसिलिटेट केमिकल रिएक्शंस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ बॉडी। चूँकि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये तमाम तमाम सब्सटेंसेस को जो है वो डिज़ॉल्व कर सकता है। इस वजह से जो है वो जितने भी केमिकल रिएक्शन है वाटर उसको फैसिलिटेट करता है। एंड इसके अलावा वाटर जो है इट प्रोवाइड मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन है सारे मोस्टली तमाम रिएक्शन के लिए जो है वाटर जो है वो मीडियम प्रोवाइड करता है, मतलब कि वाटर के अंदर जो है वो हमारे पास रिएक्शन होता है। सो इट इज़ द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल सॉल्वेंट ऑफ वाटर। तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सबसे पहले हीट ऑफ वेपोराइजेशन किससे कहते हैं? हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो अमाउंट ऑफ हीट है जो हमें रिक्वायर्ड है 1 ग्राम वाटर को कन्वर्ट करने के लिए वेपर में। वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। अब इस 1 ग्राम वाटर को आप ले और उसको इतना हीट दे के वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो ये जितना हीट होता है उसको हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर कितना है? 2260 जूल पर ग्राम। 1 ग्राम वाटर को 2260 जूल हीट चाहिए कि हम उसको वेपर में कन्वर्ट करें। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट चाहिए कि आप वाटर को जो है वेपर में कन्वर्ट करें। 1 ग्राम वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए 2260 जूल, इट इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी। सो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है। सो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इट हेल्प रिड्यूसिंग बॉडी टेम्परेचर बाय प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है तो इसलिए ये हेल्प करता है रिड्यूसिंग बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करता है बाय कूलिंग इफेक्ट। क्योंकि ये अगर हमारे पास गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो वाटर जो है वो अगर ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन कम होती तो वो बहुत जल्दी जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाते, तो फिर हमारे पास कूलिंग इफेक्ट इतना खास नहीं होता। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है इसलिए इट रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर बाय प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट। तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो है हीट ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। सबसे पहले हीट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कैसे करें? वो अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड है कि हम the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram water by 1 डिग्री सेल्सियस, इसको हम क्या कहते हैं? हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। मतलब क्या है? मतलब ये कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास पहले जो है 1 ग्राम वाटर मेरे पास है, 1 ग्राम वाटर, और इसका टेम्परेचर क्या है? लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इसका टेम्परेचर जो है वो 22 सेल्सियस है। इस 22 सेल्सियस को 23 सेल्सियस ले जाने में जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसको हम जो है वो क्या कहते हैं? हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो अमाउंट ऑफ हीट जो आपको चाहिए कि आप 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ, उसको हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कहते हैं। और चूंकि वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है वो हाई है, कितना है? वो है 4.18 ग्राम जूल पर ग्राम सेल्सियस। 1 ग्राम वाटर को 1 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 4.18 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। और वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है वो हाई है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस ये है कि मेंटेन बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगर ये एनर्जी बहुत कम होती तो हमारे पास बहुत कम एनर्जी से जो है वाटर जो है वो उसकी जो टेम्परेचर है हमारे बॉडी की टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा हो जाती। मतलब कि हमारे पास लेट्स सपोज बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 सेल्सियस है। अगर ये बहुत कम होती तो वाटर
की जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा तकरीबन जो है 50-60 ये इतना बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो रैपिड जो है वो हमारे पास टेम्परेचर चेंज हो जाता। तो इस रैपिड चेंज जो है नहीं होता क्योंकि यहाँ पर वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो है वाटर जो है high specific heat of water helps the organism to maintain its body temperature। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव यहाँ पर हमारे पास जो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है 4 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़े और यहाँ पर जो है हमने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़े। इसके अलावा जो नेक्स्ट है 5 नंबर वो है इनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ वाटर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वाटर शो यूनिक बिहेवियर बिलो 4 सेल्सियस डिग्री। वाटर जो है वो यूनिक बिहेवियर शो करता है बिलो 4 सेल्सियस डिग्री। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारे पास एक लिक्विड है, जो भी लिक्विड हो, अब अगर उसकी टेम्परेचर को कम करो अब अगर उसकी टेम्परेचर को कम करो तो उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी और जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी। इसी तरह वाटर को अगर हम वाटर की टेम्परेचर को कम करें तो इसकी जो डेंसिटी है वो भी बढ़ जाएगी और वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ 4 सेल्सियस तक है। लेकिन आप अगर वाटर को जो है वो उसकी टेम्परेचर जो है वो कम करो 4 सेल्सियस से बिलो 4 सेल्सियस से मतलब 3 2 1 इससे कम करो तो यहाँ पर डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होने के बजाय कम हो जाती है और वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाती है। तो इसको हम इनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहते हैं। और वाटर की जो यहाँ पर हमारे पास इसको हम इनॉर्मलस बिहेवियर कहते हैं और इस इनॉर्मलस बिहेवियर की वजह से जो हमारे पास आइस वो फ्लोट करती है वाटर के ऊपर क्योंकि हमारे पास जो वाटर है उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा और डेंसिटी कम होगी और आइस की जो है हमारे पास डेंसिटी कम होगी सॉरी डेंसिटी कम होगी तो इसलिए उसके ऊपर फ्लोट करता है। तो यहाँ पर हमारे पास है इनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ वाटर। यहाँ पर हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़े और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट को। अगर आपने सेल वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, एंजाइम वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है आप उससे पढ़ सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें और इस इल्म को फैलाएं और हमारा मदद करें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।